यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। पेपर 2 एजुकेशन शिक्षा शास्त्र। आज की क्लास में हम बात करेंगे थर्ड यूनिट की। आप देख रहे हैं यहाँ पे थर्ड यूनिट है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया। और आप सभी विद्यार्थियों को पता है इसमें भी आपके 4 अध्याय हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। प्रथम अध्याय आपका दिया गया है मतलब वृद्धि एवं विकास, और सेकंड अध्याय जो आपका है बुद्धि के प्रति उपागम एक से बहुलित तक, और थर्ड आपका दिया गया है अधिगम के नियम तथा सिद्धांत। फोर्थ है मार्गदर्शन एवं परामर्श कह सकते हैं। तो इसमें हम आज की क्लास में बात करेंगे आपका फर्स्ट अध्याय के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, इसको हम आज कवर करेंगे, पढ़ाएंगे। और जो है वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत पढ़ाएंगे। और इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे, इसी के अंतर्गत पढ़ाएंगे मानव विकास की अवस्थाएं, वृद्धि एवं विकास के आयाम। तो इतने सारे हम टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और अगली क्लास में जो है ये टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हर यूनिट के अंतर्गत जो है आपके 4 अध्याय हैं, यानी कि 4 पार्ट यानी 4 पार्ट आते हैं। तो इसी प्रकार हमने आपको फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत हमने पढ़ाया और सेकंड यूनिट में हमने आपको पढ़ाया, और अब ये आपकी जो है यूनिट थर्ड है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए वृद्धि एवं विकास। इसका कलर चेंज कर दो थोड़ा। ये वृद्धि एवं विकास दिया गया है, तो हेडिंग है, देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग के अंतर्गत। तो वृद्धि क्या है, ये जो है आपका शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है, और विकास जो है ये आपका मानसिक परिवर्तन से संबंधित होता है। तो समझने के तौर पे आप देख लीजिए यहाँ पे वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य, यानी कि वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य मानव में होने वाले समग्र मात्रात्मक एवं गुणात्मक विकास से है। इसके बाद आप देखते हैं मात्रात्मक शब्द, यानी कि ये जो वृद्धि एंड जो ये विकास है ये जो है समग्र विकास से संबंधित है, यानी कि मानव के विकास से संबंधित है। मानव मतलब हो या कोई प्राणी हो, मतलब जिसमें जीव हो, मतलब पशु पक्षी सभी इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे मानव के अंतर्गत। तो वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य मानव में होने वाले समग्र विकास से है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो है इसमें मात्रात्मक शब्द दिया गया हुआ है। तो मात्रात्मक शब्द मानव शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि को सूचित करता है, यानी कि यहाँ पे आप देख लें मात्रात्मक गुणात्मक लिखा हुआ है, यानी कि समग्र जो है विकास के अंतर्गत। तो मात्रात्मक जो शब्द है ये मानव शरीर और उसके अंगों के भार तथा आकार में वृद्धि को जो है सूचित करता है, जबकि गुणात्मक शब्द जो है ये शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक विकास तथा संवेगात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को सूचित करता है। कहने का ऐसा ये हुआ है कि ये जो है वृद्धि जो है मात्रात्मक से संबंधित है, यानी कि वृद्धि को मानव में जो वृद्धि होती है, बालक यानी कि बढ़ता है, तो उसको जो है मापा जा सकता है, वो मात्रात्मक होता है। और विकास का जो है मतलब हो गया विकास जो है इसको जो है एक गुणात्मक होता है, इसको मापा नहीं जा सकता है। तो कहने का मतलब ऐसे आप समझिए कि जैसे बालक छोटा होता है तो बालक जो है पहले छोटा होता है, मतलब छोटा जैसे झूले में झूलता है पालन में, ठीक है। इसके बाद वो जो बड़ा होता है तो वो फिर बैठने लगता है, फिर चलने लगता है, इसी प्रकार से वो बढ़ता है। तो वो जो है शारीरिक परिवर्तन होता है। फिर वो 10 साल का हुआ, 20 साल का हुआ, तो ये जो है उसमें परिवर्तन होता है। एक एज के आकर के वो रुक जाता है, जैसे किशोरावस्था आकर के। और जो विकास है बच्चे में या मानव में कह सकते हैं बालक में, तो विकास जो होता है वो जो है हमेशा होता है, मतलब जीवन प्रतिदिन विकास रहता है। जैसे आज छोटा बच्चा जो है ABCD सीखा, फिर उसके बाद जो है वो आगे जब बड़ा हुआ तो ABCD के तौर पे शब्द बनाना सीखा, जैसे एप्पल, एलिफेंट, तो बहुत सारे वर्ड्स उसने सीखे। फिर धीरे धीरे उसने जो है सीखा, कविता पढ़ना सीखा। इसी प्रकार से जो है वो सीखता है, विकास होता रहता है, यानी कि जब तक कि वो मतलब जीवन प्रतिदिन चलता है, मृत्यु तक मतलब चलता है। तो आशा करती हूँ थोड़ा बहुत समझ में आपको आया होगा। अभी आगे समझ में आएगा भी पूरा टॉपिक जो पढ़ाएंगे। और इसके बाद देख लीजिए वृद्धि एवं विकास की संकल्पना। तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड जो है डेवलपमेंट। तो वृद्धि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, आप इसको पढ़ते जाइएगा तो समझ में आता जाएगा। वृद्धि परिवर्तन की एक प्रक्रिया है, सामान्य बालक वृद्धि करता हुआ प्राणी है, मतलब इसका मतलब हुआ जीव, यानी कि जिसे, और ज्यों ज्यों समय बीतता है बालक बढ़ता है, जिससे अभी हमने आपको बताया बढ़ता है। बढ़ने से तात्पर्य यह है कि उसकी लंबाई, भार, गति, आकार, प्रत्यक्षीकरण, संवेगात्मक नियंत्रण, सामाजिकता आदि में परिवर्तन होता है। वृद्धि के साथ साथ बालक में विकास भी होता रहता है। विकास जीवन प्रयत्न क्रमानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं विद्वान के अनुसार, हरलॉग विद्वान के अनुसार आप देख सकते हैं विकास की अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। टाइलर के अनुसार आप देख सकते हैं विकास एक दिशा की ओर चलने वाला मार्ग है, यानी कि विकास जो है एक दिशा में चलने वाला मार्ग है। अर्थात कहने का मतलब है विकास तब मतलब जब हो जाता है तो विकासहीनता की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती है। इसके बाद देख सकते हैं वृद्धि और विकास दो समान अर्थ में प्रायः प्रयुक्त होते हैं।
प्रयुक्त शब्द है, मतलब ऐसे देख लीजिए यहाँ पे वृद्धि और विकास दो सामान्य अर्थ में पाया जाता है, मतलब प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ समझना मुश्किल होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि विकास, तो ये जो विकास होता है, तो विकास ये जो है दो प्रकार से आप समझिए होता है। एक तो शारीरिक विकास से संबंधित होता है और एक जो है मानसिक विकास से संबंधित होता है। इस प्रकार से समझिए। तो शारीरिक विकास से ये वृद्धि के अंतर्गत आप समझ सकते हैं, यानी कि वृद्धि के अंतर्गत जो है शारीरिक विकास, यानी शारीरिक विकास जो है वृद्धि से संबंधित है, और मानसिक विकास ये जो है विकास से संबंधित है, गुणात्मक विकास से संबंधित है, ये गुणात्मक विकास से संबंधित हो जाता है। तो इसी प्रकार से है। किंतु समाज विज्ञानों और मानवतावादी विषयों में वृद्धि और विकास में पर्याप्त अंतर किया जाता है। सामाजिक विज्ञानों में प्रायः वृद्धि को परिमाणात्मक जो है परिवर्तन की क्रिया के रूप में और विकास को गुणात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में जो है देखा जाता है। और इसके बाद देखिए अगला पॉइंट है, मतलब वृद्धि में किसी एक पक्ष के परिवर्तन की बात की जाती है। विकास में सभी पक्षों के विकास का जो है निहित होता है। मतलब वृद्धि में जो है एक पक्ष का जो है परिवर्तन की बात की जाती है, मतलब कि शारीरिक परिवर्तन की बात की जाती है। और विकास में जो सभी पक्षों का मतलब शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ जो है गुणात्मक परिवर्तन होता है, मतलब मानसिक परिवर्तन, मतलब जैसे कि हमने बताया कि सामाजिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन ये। इसके बाद देख सकते हैं, ये हेडिंग आपकी है, अर्थ आपको देखना है, मानव वृद्धि एवं विकास का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, मानव वृद्धि से तात्पर्य उसके शरीर के बाह्य एवं आंतरिक अंगों में होने वाली वृद्धि और उनके आकार, भार और कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। आप इसको जब 2-3 बार पढ़िएगा समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, मानव वृद्धि से तात्पर्य, यानी कि मानव वृद्धि से तात्पर्य है मतलब कि उसके शरीर में, यानी कि बालक हो या मानव हो, कोई पर्सन हो, तो उसके शरीर के बाह्य और आंतरिक अंगों में होने वाली जो वृद्धि होती है, उनकी आकार, भार और कार्यक्षमता में होने वाली वृद्धि से होता है। और मानव विकास से तात्पर्य क्या होता है आप जान सकते हैं, जैसे कि कोई बालक हो गया, मानव जैसे कि बताया, कोई पर्सन या कोई जीव भी हो सकता है, मतलब पशु पक्षी, इसी प्रकार से, मतलब इसमें मानव की हमने बात की है। मानव विकास से तात्पर्य इसमें जो है लिखा है, ये इसमें पूछा गया। तो इस मानव विकास से तात्पर्य उसकी वृद्धि, यानी कि बालक की वृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक, मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से होता है। इसमें बताया गया वृद्धि उसके आकार, भार से कार्यक्षमता में, इसमें बताया गया मानसिक व्यवहार में होने वाले परिवर्तन। परिभाषा देख सकते हैं फ्रैंक के अनुसार, विद्वान के अनुसार, वृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। और जैसे लंबाई, भार में वृद्धि, अभी हमने उस ऊपर आपको पढ़ाया, बताया, समझाया, इसी प्रकार से है। जबकि विकास से तात्पर्य होता है प्रणाली में होने वाली, मतलब प्राणी में होने वाले संपूर्ण परिवर्तनों से होता है। इसके बाद आप अंतर देख सकते हैं समझने के लिए, वृद्धि एवं विकास में अंतर। तो यहाँ पे आपने देखा वृद्धि केवल शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाता है, यानी कि वृद्धि जो होता है, वृद्धि शब्द जो आता है ये मानव के जो है शारीरिक परिवर्तन को दर्शाता है। शरीर की लंबाई, भार, मोटाई, अन्य अंगों का विकास होता है। विकास से जो तात्पर्य होता है मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व को दर्शाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत, यानी कि विकास के अंतर्गत बालक का संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भाषागत, संवेगात्मक, सामाजिक विकास होता है। संज्ञानात्मक का मतलब हो गया जैसे कॉग्निटिव, समझ से, बोध से होता है, मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। अब यहाँ पे देख लीजिए, मतलब अंतर के तौर पे, मतलब वृद्धि जीवन प्रति नहीं होती, यानी कि जो वृद्धि होती है एक एज में, बालक छोटा होता है तो एक एज तक वो बढ़ता है, फिर एज रुक जाती है। ये तो हमेशा बढ़ता रहेगा तो कितना लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। तो एज जो है जीवन प्रति नहीं होती है। विकास जो होता है मानव जीवन, मतलब बालक का, वो जो है बालक का विकास जो है जीवन प्रति होता है, वो ज़िंदगी भर सीखता रहता है। मतलब मानव जो है पर्सन, व्यक्ति होता है, वो ज़िंदगी भर सीखता रहता है। और इसके बाद अगला पॉइंट है, वृद्धि का जो है अर्थ होता है अगला पॉइंट में शारीरिक परिवर्तन से है। अभी हमने आपको बताया विकास का अर्थ शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तन से होता है। थर्ड पॉइंट है, वृद्धि परिमाणात्मक होती है, जिसे मापा जा सकता है। यहाँ परिमाणात्मक तथा गुणात्मक होती है। अगला पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट है, परिवर्तनों को देखा तथा मापा जा सकता है। कहने का मतलब यह बालक को जो है हम देख सकते हैं और उसको जो है माप सकते हैं कि वो आज 3 साल का है, कल 4 साल का हुआ है, इस प्रकार से। और इसमें कहने का मतलब है कि जो है इसमें परिवर्तन, यानी कि जो बालक में विकास होता है तो उसको जो है हम माप नहीं सकते, उसको जो है अनुभव कर सकते हैं कि हाँ विद्यार्थी जब छोटा था तो उसने ABCD पढ़ा, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे उसने स्पेलिंग याद करना सीखा, ठीक है। और जैसे कि एप्पल, जो भी स्पेलिंग से जैसे आप पढ़ते हैं, फिर वर्ड बनाना सीखा, मतलब नाम पुकारना सीखा, मतलब इसी प्रकार से थ्योरी पोर्शन पढ़ना सीखा, मतलब हर एक चीज़। तो इसको जो है हम अनुभव कर सकते हैं, ये नहीं जान सकते कि उसके अंदर कितना नॉलेज है। आप नहीं जान पाएंगे कि किस जो है पर्सन में कितना नॉलेज है, मतलब। और इसके बाद जो है अगला पॉइंट आता है 5, तो प्रत्यक्ष एवं बाह्य होता है, यानी कि वृद्धि जो है प्रत्यक्ष एवं बाह्य होता है। हम देखते हैं कि बालक छोटा है, वो फिर उसकी एज बढ़ी तो हम खुद देख रहे हैं सामने से। और अप्रत्यक्ष, यानी कि विकास में जो पॉइंट आपका है, तो विकास जो है ये अप्रत्यक्ष होता है, आंतरिक होता है, इसे हम नहीं देख सकते हैं।
जैसे कि अभी हमने आपको बताया है, और समझने के तौर पे हमने आपको अच्छे से बताया है। आप समझ लीजिए, यहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं इस पॉइंट में, यहाँ हाँ इस पॉइंट में आप अच्छे से समझ सकते हैं। वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य मानव में होने वाले, यानी कि वृद्धि और विकास जो होता है ये जो है हमारे मानव यानी कि मानव में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है, संपूर्ण विकास से है। वृद्धि और विकास जो है संपूर्ण विकास से होता है, मतलब समग्र मात्रात्मक और गुणात्मक। तो हमारे जो है मानव के, तो आप समझ, ये पॉइंट आप पहले समझिएगा। फिर इसके बाद जो है मात्रात्मक शब्द जो आता है ये मानव शरीर और उसके अंगों के भार आकार में वृद्धि को, जबकि गुणात्मक शब्द शारीरिक विकास के अतिरिक्त सामाजिक मानसिक आध्यात्मिक विकास संवेगात्मक अवस्था में होने वाले परिवर्तन को सूचित करता है। इतना आशा करती हूँ सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। आगे बात करती हूँ, दूसरी हेडिंग है आपकी, अभी 2-3 हेडिंग्स हैं, उनको हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। अच्छे से आप सभी विद्यार्थी पढ़िए इसको। यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धि एवं विकास में सिद्धांत। अब जब हमने आपको इतना समझा दिया है तो समझ में आया होगा। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत है, यानी कि प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत हो गए। एक प्रिंसिपल मतलब होता है आपका जो अध्यापक प्रधानाचार्य जिसे आप बोल सकते हैं ना, प्रबंधक बोल सकते हैं। तो ये जो सिद्धांत प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, और बाकी तो हमने आपको पढ़ा वृद्धि मतलब ग्रोथ और विकास डेवलपमेंट। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेन पॉइंट हम आपको बताए दे रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, जन्म से लेकर प्रौढ़ता तक बालक में होने वाले परिवर्तनों को सूक्ष्म दृष्टि से देखने का प्रयास किया गया है। इन अध्ययनों के आधार पर अभिवृद्धि और विकास के कुछ सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिनका उल्लेख निम्नलिखित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिद्धांत है कि वृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक सिद्धांत आपका निरंतरता का सिद्धांत है। इसको आप देख सकते हैं, बालक में ही नहीं शिशु से लेकर प्रौढ़ तक सदा परिवर्तन होता रहता है। कोई व्यक्ति जैसा आज है वैसा कल नहीं रहेगा। यही नहीं, इस क्षण व्यक्ति जैसा है दूसरे क्षण वह वैसा नहीं रहेगा। कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, कुछ अज्ञात रूप में होते रहते हैं, किंतु परिवर्तन सदा होते रहते हैं। यह परिवर्तन रुक कर अचानक नहीं होते, वरन लगातार होते रहते हैं। परिवर्तनों की निरंतरता विद्यमान रहती है। ये आपकी पहली हेडिंग हो गई। अब इसके बाद आपकी अगली हेडिंग आती है वृद्धि और विकास की दर एक समान नहीं रहती है। इसको आप पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं किशोरावस्था के प्रारंभ में इसकी गति पुनः तीव्र वृद्धि होती है, परंतु यह वृद्धि अधिक समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार वृद्धि विकास की गति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगली हेडिंग से है ये विकास क्रम की एक रूपता। एक अगली हेडिंग ये हो गई, यानी कि सिद्धांत हैं ये आपके। तो इसको आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ लीजिएगा पूरा टॉपिक। उदाहरण के तौर पे ये मानव जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। इस प्रकार बालकों के गद्यात्मक और भाषा विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन होते हैं। कहने का मतलब इसमें ये है कि सिर की ओर से प्रारंभ होता है, तो इसको बोला जाता है मस्तकोद्मुखी बोला जाता है इसको, जो सिर से जो है पैर की ओर, हाँ यहाँ पे बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। और इसके बाद अगला आप देख सकते हैं व्यक्तिकंतर का सिद्धांत। आप पढ़ लीजिएगा इसको, सामान्य से विशिष्ट की ओर। एक ये हेडिंग आपकी हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ये सारी हेडिंग्स उठाई बुक से, ये आपको पढ़ लेना है अच्छे से। अगली हेडिंग पे हम बात करते हैं, यहाँ पे परस्पर संबंध का सिद्धांत एक हो गया आपका। इसमें जो है विकास की सभी दशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को प्रभावित करता है। जैसे जिन बालकों में औसत से ज़्यादा वृद्धि होती है वे शारीरिक एवं सामाजिक विकास की दृष्टि में आगे होते हैं। विकास के किसी एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता या कमी अन्य क्षेत्रों में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, मतलब क्रमवार है। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है, आगे बढ़ती है। इसके अनुसार बालक पहले अपने संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ एवं उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। इसके बाद आप देख सकते हैं विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास जो है लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। यह एक समान गति से सीधा नहीं चलता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व एवं स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। अगली हेडिंग्स आपकी हो गई। अगली हेडिंग है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसको आप पढ़ लीजिए, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिए जाने वाले चित्र द्वारा यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका आकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा।
इसी प्रकार बालक के मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इसके बाद आपके 2 हेडिंग्स बच रही हैं, इनको भी आप देख लीजिए। विकास की दिशा का सिद्धांत एक आता है। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि विकास सेप्लोकैडल एवं प्रोक्सिमा डिस्टल क्रम में होता है। मतलब ये आप याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद होता है, इसके बाद देखिए क्रम में विकास लंबवत रूप में जो है सिर से पैर की ओर होता है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे आपको हम बताने का प्रयास करेंगे पूरा। थोड़ा जूम करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कहने का मतलब इस हेडिंग के अंतर्गत है। आपको याद रखना है विकास की दिशा का सिद्धांत है। तो ये इसका सिफेलिकॉर्डल, इसको सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं और हिंदी में इसका नाम जो है एक और होता है, यानी शीर्षगामी। इसको जो है शीर्षगामी बोलते हैं, शीर्षगामी। और एक अन्य नाम होता है, इसमें लिखा नहीं है अन्य नाम भी बता दें। इसका एक अन्य नाम यहाँ पे कैसे देखा लिख के बताएं, मस्तको, सॉरी लिखते नहीं बन रहा है, ये नाम हो गया। मतलब ये सारे आपके नाम हैं, ठीक है। 3 नाम आपके हैं। शीर्षगामी नाम यदि आता है तो भी आप समझिएगा, मस्तकोद्मुखी आता है तो भी आप समझिएगा। इसका मतलब क्या है तो यहाँ पे आप बताया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। इंग्लिश में भी आप याद कर सकते हैं, या आप इन दोनों हिंदी में याद कर लीजिएगा। हिंदी के विद्यार्थी हैं, मतलब हिंदी में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी याद रखिएगा। शीर्षगामी यहाँ पे देख सकते हैं, यानी क्रम में विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। तो ये शीर्षगामी के अंतर्गत यदि आपसे कोई पूछता है तो इसमें विकास कैसे होता है, तो आपको बताना है कि बालक का जो है सिर से पैर की ओर विकास होता है। और इसके बाद जो है आपसे पूछा जाएगा प्रोक्सिमा डिस्टल, इसके अंतर्गत पूछा जाएगा। तो इसके अन्य नाम हम बता दें इसके भी, यानी कि प्रोक्सो अधोमुखी, इसका नाम हो जाएगा अधोमुखी, याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अधोमुखी हो जाएगा और अन्य नाम इसका हो जाएगा समीपस्थ, ये समीपस्थ हो जाएगा। मेरे पास पेन नहीं है इसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं। समीपस्थ दूरस्थ कह सकते हैं, ठीक है। दूरस्थ भी लिख लीजिएगा, अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए, पूरा आप लीजिए। और ये अन्य नाम है, यानी कि इसके अंतर्गत ये हैं, ये अन्य नाम आपके हो गए। तो आप सभी विद्यार्थी समझ गए हैं। और इसके अंतर्गत जैसे इसमें जो है इसके अनुसार मतलब विकास कैसे होता है बच्चे का, तो इसमें देख सकते हैं क्रम के अनुसार, यानी कि अधोमुखी नहीं है, अधोगामी इसको अधोगामी आप पढ़िएगा। ये जो है प्रोक्सिमा जो है डिस्टल है, इसमें लिखा होता है, ऐसे आप लिखिएगा प्रोक्सिमा डिस्टल। तो इससे हिंदी में बोलते हैं अधोगामी। और एक अन्य नाम है समीपस्थ दूरस्थ। तो इसमें जो है विकास होता है, यानी केंद्र से जो है परिधि की ओर होता है। इसमें जो है विकास बच्चे का होता है, यानी कि बालक का क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होते हुए बाहर की ओर होता है। तो आप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा कि जो है इससे हम बताएं विकास की दिशा का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने आपको बता दिया है। इसके नाम हमने आपको बताए हैं, यानी कि सिफेलोकॉर्डल, इसका नाम हमने बताया कि शीर्षगामी होता है एक नाम, और दूसरा नाम मस्तकोद्मुखी होता है। और इसका नाम हमने आपको बताया प्रोक्सिमल डिस्टल, का नाम हमने बताया प्रोक्सो डिस्टल। प्रोक्सिमा इसमें लिखा हुआ है, हम दूसरे तरीके से आपको बोले हैं। तो इसमें आपका नाम अधोगामी हमने नाम एक आपको बताया, और दूसरा समीपस्थ नाम हमने बताया, यानी कि अलग अलग नाम हमने बता दिए हैं। और इसको नोट कर लीजिएगा, खास करके इम्पॉर्टेंट है। और इसमें जो है विकास बालक का कैसे होता, यानी कि शीर्षगामी में, यानी कि शीर्ष से आपको पता चलना चाहिए कि शीर्ष से जो है पैर की ओर जो है विकास होता है। इसमें आप याद रखिएगा शीर्ष से पैर की ओर, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्ष से पैर की ओर होता है विकास बच्चे का लंबवत। और इसमें जो है ये बताया गया है अधोगामी के अंतर्गत, यानी कि समीपस्थ दूरस्थ के अंतर्गत इसमें बताया गया है जो केंद्र से जो है बाहर की ओर जो है बच्चे का विकास होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है, या परिधि कह सकते हैं। तो कहने का मतलब जैसे केंद्र होता है तो केंद्र से शुरू होता है विकास बालक का, तो चारों दिशाओं में हर क्षेत्र की ओर हो जाता है विकास। और जो सिर से होता है तो वो सिर से पैर की ओर विकास होता चला जाता है, ये कहने का मतलब है। और इसके बाद आपकी अगली हेडिंग्स आपकी यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं। और इसमें बताया गया है पुनर्बलन से तात्पर्य किसी अनुक्रिया
के बार बार दोहराने की संभावना बढ़ाने से है। पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। अगली लास्ट हेडिंग अब आपकी आ गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिए। यहाँ पे देख सकते हैं वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम। तो बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम तथा वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य करता है, वहीं वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। वृद्धि और विकास प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक होता है। मानव विकास की अवस्थाएं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। मानव के संपूर्ण विकास काल को कई अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जन्म और परिपक्वता के बीच प्रत्येक अवस्था में कुछ ऐसी प्रमुख विशेषताएं उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण एक अवस्था दूसरी अवस्था से भिन्न दिखाई देने लगती है। यदि विकासात्मक अवस्था को लेकर मनोवैज्ञानिक के बीच मतभेद हैं, तथापि मनोवैज्ञानिकों ने मानव को विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मानव विकास की अवस्थाएं हैं। तो मतलब ये हो गया आपका मानव और ये हो गया आपका विकास, ये हो गया मानव और ये हो गया विकास, ये अवस्थाएं हो गई। तो कहने का मतलब ये हुआ जैसे कि कोई मानो मतलब बालक हो गया, जैसे कोई बालक है, बालक के विकास के बारे में पूछा गया, बालक के विकास की अवस्थाएं। तो आपको बताना है कि बालक के विकास की अवस्थाएं, जब वो बालक बढ़ता है तो उसकी अवस्थाओं को बोला जाता है। मतलब जैसे विकास की अवस्थाएं, यानी कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। एक आपकी शैशवावस्था है, एक आपकी बाल अवस्था है, इसी प्रकार से एक आपकी बाल अवस्था है, अभी आपकी इसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था आएगी। तो इसके बारे में पहले हम बात करते हैं शैशवावस्था। तो शैशवावस्था में आपको जो है जानना है, इसमें जो है जन्म से जो है 2 वर्ष तक बच्चों का जो है शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। शैशवकाल अवस्था है ये। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है। इस अवस्था में सीखने की क्षमता तीव्र गति से होती है। शैशवावस्था में नवजात शिशु के शैशवकाल की ओर अग्रसर होता है, तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। और बाल अवस्था, जिसकी अवस्था की एज होती है 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, इसको याद रखिएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं बाल्यावस्था को निम्न 2 भागों में बांटा गया है, जो एक पूर्व काल होता है अवस्था, एक उत्तर काल होता है। बाल काल की अवस्था आपकी जो है 2 से 12 वर्ष होती है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अंतर्गत 2 भागों में जो है बटा हुआ है बाल काल अवस्था। एक पूर्व काल अवस्था जो 2 से 6 वर्ष की जो है, इस बाल काल की अवस्था में बालक को बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में जो है अनुकरण करने और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसके बाद उत्तर काल की आपको देख सकते हैं विद्यार्थी से भी उत्तर जो है बालिकाल अवस्था, इसमें जो है 6 से 12 वर्ष, इसमें 6 से 12 वर्ष की इस बाल की अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि की व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ जो है स्मरण क्षमता का विकास भी होता है। बच्चों में समूह भावना विकास होता है। समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना और जीवन में अनुशासन तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। खोजी दृष्टिकोण, घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। यानी कि आप सभी विद्यार्थियों, यहाँ तक कि आप सभी विद्यार्थी ने देखा इस शेडिंग के अंतर्गत मानव विकास की अवस्थाएं जो होती हैं कौन कौन सी होती, तो आपको पता होना चाहिए। इस क्रम में लगाने को आ सकता है, या आपको जो है एज पूछी जा सकती है। किशोरावस्था की एज क्या होती है, बाल अवस्था की एज मिलान करने में, तो आपको एज, इसको जो है एज आपको पता होनी चाहिए। किस एज में शैशवावस्था के बालक आते हैं, किस एज में बाल अवस्था के आते हैं। तो हमने आपको बता दिया शैशवावस्था, बाल अवस्था। इसके बाद हमने बताया बाल अवस्था 2 भागों में बटा हुआ है, जैसे पूर्व बाल अवस्था हो गया और उत्तर बाल अवस्था हो गया। इसमें और आपकी हेडिंग छूट रही है यहाँ पे। और इसके बाद आपका आता है किशोरावस्था आता है और प्रौढ़ावस्था आता है। ये आते हैं, वो जो है हेडिंग आपकी छूट गई है, उनको जो है आप पढ़ा देंगे, हमें अभी बता दें। हाँ, इसके बाद आपकी किशोरावस्था होती है, जो वो होती है किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष होती है, इसको हम पढ़ा दें। यहाँ पे यहीं पे पढ़ा दूँ। यहाँ पे आप जो है थर्ड हेडिंग आप डाल लीजिएगा किशोरावस्था। बोल दे रही हूँ, आप लिख लीजिएगा किशोरावस्था। ठीक है, किशोरावस्था आप लिख लीजिएगा। इसकी एज क्या होती है, 12 से 18, इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपका आएगा युवा प्रौढ़ावस्था। तो चौथी हेडिंग से आप डालिएगा युवा प्रौढ़ावस्था आप लिख लीजिएगा। और इसमें एज जो आती है 18 से 40 वर्ष आएगी। इसके बाद आपको आती है एक परिपक्व प्रौढ़ावस्था, उसको लिख लीजिएगा। उसमें जो है 65 वर्ष होती है। एक वृद्धावस्था आप लिख लीजिएगा, वृद्धावस्था इंपॉर्टेंट है, तो वृद्धावस्था लिख लीजिएगा, वृद्ध प्रौढ़ावस्था लिख लीजिएगा।
वृद्ध पूर्णावस्था लिख लीजिएगा। इसमें जो है एज आप डाल लीजिएगा 65 वर्ष इसमें डाल लीजिएगा लास्ट हेडिंग के अंतर्गत एज। और इसमें जो है आपको याद क्या करना था, इसमें किशोरावस्था बालक जो होते हैं, तो किशोरावस्था बालक जो है इस अवस्था को तूफान की अवस्था बोलते हैं ना, संघर्ष और तूफान की अवस्था बोला जाता है। और इसमें जो है इसको जो है आत्महत्या का जो है सिद्धांत भी बोला जाता है कि अवस्था कहते हैं आत्महत्या की अवस्था। और इसमें जो है 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच के जो लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई मांसपेशियों में तेज़ी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियाँ तेज़ी से बढ़ती हैं। तो कहने का मतलब है जो है लड़कों का विकास जो है लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में, यानी 12-14 साल की उम्र में जो है लड़कियों का विकास तेज़ी से होता है। लड़कों का विकास जो है 18 एज की में होता है, यानी 14 से 18 की एज में विकास उसका होता है, बॉयज़ का होता है। और इसके बाद आपको देखना है, इसके बाद अगली हेडिंग आप देख लीजिए, लास्ट जो शेष बच रही हैं यहाँ पे, क्योंकि पढ़ना आपको सारा पड़ेगा तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है उसी को याद करिएगा। समझाने के लिए हमने ये सारा टॉपिक उठाती हूँ। वृद्धि एवं विकास के आयाम यहाँ पे देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी। शारीरिक एवं गामक विकास आप देख सकते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद आप देख सकते हैं मानसिक विकास आता है, यानी कि इसके बाद देख सकते हैं सामवेगिक विकास आता है। तो आप कुछ विद्यार्थी को नहीं जानते हैं कि संवेग क्या होता है, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा जो अंडरलाइन किया हुआ है। भय, क्रोध, घृणा, स्नेह, खुशी, ये सब होता है सामवेगिक विकास। और इसके बाद जो है मानसिक विकास, यहाँ पे कल्पना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, ये सब आता है मानसिक विकास के अंतर्गत। क्रियात्मक, इसको भी आप देख लीजिएगा हेडिंग से आपकी, जैसे चलना, बैठना इत्यादि हो गया, ये आता है इसके अंतर्गत। इसको पढ़िएगा। व्यक्ति की कार्य करने की शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का विकास जो होता है ये क्रियात्मक विकास होता है। क्रियात्मक शक्तियों, क्षमताओं, योग्यताओं का अर्थ होता है ऐसी शारीरिक गतिविधियाँ या क्रियाएं जिनको संपन्न करने के लिए मांसपेशियों एवं तंत्रिकाओं की गतिविधियों संयोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से आपको देखना है भाषाई विकास आपको पढ़ लीजिएगा। संज्ञानात्मक मतलब भावात्मक या कॉग्निटिव भी बोलते हैं। इसके बाद आप देखिए सामाजिक विकास होते हैं। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट का विकास अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना, यानी कि समाज में भी मतलब बालक रह करके जो बहुत कुछ सीखता है और विभिन्न पहलुओं को सीखते हैं। समाज के अंतर्गत ही जो है चरित्र निर्माण, अच्छा व्यवहार, जीवन से संबंधित व्यवहार इत्यादि को जो है बालक सीखता है। और इसके बाद जो है सीखता है सामाजिक विकास सामान्यतः यहाँ पे बताया गया है सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य के अनुकूल संबंध सीखता है। और विद्यार्थी सीखता है जैसे कि वो समाज में जो बालक आता है तो वो जो है बहुत से जो है पहलुओं को सीखता है, आदर्श गुणों को अपनाता है और सीखता है। और सबसे पहले अपने घर में जो है विद्यार्थी सबसे पहले सीखता है प्रथम पाठशाला के रूप में। तो ये सब चीज़ें हैं, आप सभी विद्यार्थियों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं अगले क्लास में अगली हेडिंग के साथ। और आप सभी विद्यार्थी अच्छे से पढ़िएगा, रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और जो हमें पढ़ा रहे हैं आप ये मत सोचिएगा ये बोरिंग लग रहा है, ये जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो आप पढ़ेंगे तो यही आपको आगे जो है जब आप वैकेंसी आएगी फॉर्म भरेंगे यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर का, तब उसमें जो है ये सब आपको पूछा जाएगा। यानी नेट में तो पूछा ही जाएगा जो अभी इस पेपर के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं, इसके बाद ये इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो ये सब जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।